ओके बच्चों, तो वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रही है तो प्रेशर बढ़ा दोगे, जस्ट लाइक इन प्रेशर कुकर्स, इट विल इट विल बॉईल एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी 110, 115। इसीलिए आपका खाना जल्दी कुक होता है प्रेशर कुकर में। और मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल दिया, जब आप हिली रीजन्स में जाते हो, जैसे सपोज आप असम वसाम में कहीं चले गए, जहाँ पे वो प्रेशर थोड़ा ऑलरेडी कम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है ना, हिल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे जाओगे, प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी अगर खाना तुम्हारा 100 डिग्री पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, तो अभी 95 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, तो मतलब चाय बनने में ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स कम टू मेल्टिंग पॉइंट। में वाटर के केस में स्पेसिफिकली ये है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अदर मटेरियल्स, अदर अदर चीजों का, करेक्ट, इट जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। लेकिन वाटर के लिए ध्यान रखना, वाटर में एनॉर्मलस एक्सपेंशन होता है, इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग प्रेशर। ये तीन चार चीजें ध्यान में रखना। एनॉर्मस एक्सपेक्शन एनॉर्मलस एक्सपेंशन की वजह एक्सपेंशन, से। यस, एनॉर्मलस एक्सपेंशन की वजह से। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं ना एनॉर्मलस एक्सपेंशन की वजह से। और तुम जब प्रेशर इंक्रीज करो, तुम इसको पास पास में ले आओगे, तो ये और एक्सपैंड होना चाहेगा, इट विल यूटिलाइज सम टेम्परेचर टू एक्सपैंड फर्दर, तो दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। आई अगर वो होप। पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कैसे नहीं नहीं, होगा? लेकिन वो दूर जाएंगे मतलब यहाँ पे कुछ गैस वैस भर जाती है, इसलिए दूर दूर जा रहे हो। वाटर में नॉर्मलेस एक्सपेंशन होता है ना, इसलिए तो वो आपकी आइस फ्लोट करती है। आइस फ्लोट क्यों करती है तो पानी में? उसकी स्पेलिंग लिख सकते हो क्या? आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है? यस सर, वॉल्यूम बढ़ती है। करेक्ट ना? ठीक है, यस। ओके। तो ध्यान रखना, एटलीस्ट ये ध्यान में रखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, पर और सर वो आइस फ्लोट करती है क्योंकि उसमें एयर वैक्यूम्स रहते हैं ना। हाँ, क्योंकि उसका वॉल्यूम वॉल्यूम अभी उसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया उसका, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या होता सर है? उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। यस, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। हम्म। आपको मालूम है नॉर्मलेस एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, पानी एक्सपैंड कर रहा है, जैसे जैसे ठंडा हो रहा है पानी एक्सपैंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इन इम्प्यूरिटीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, चलो, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था? कल हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, दैट वाज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। याद है बच्चों आपको ये रिलेशन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या C वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M वाज मास, डेल्टा T वाज टेम्परेचर। तो ये क्या था बेसिकली, दिस वाज कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या कितना हीट रिलीज हो रहा है। करेक्ट, MC delta T tells you magnitude of heat absorbed या magnitude of heat released। ये बात समझ में आई? से हाँ यस सर। बच्चों? तो आज हम थोड़ा इस रिलेशन पे थोड़ा बात करेंगे। तो सर वो हीट कैपेसिटी भी बता दो सर। हाँ, अब बता दूंगा अभी। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वाले प्रॉब्लम्स इसके हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन 10th में फिर से हमें ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, चलो, तो क्यू अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पानी का कंटेनर है। नो, आई हैव परफेक्टली इंसुलेटेड इट। ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। हाँ, आई हैव परफेक्टली इंसुलेटेड इट। परफेक्टली इंसुलेटेड मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको ऐसा इंसुलेट किया है बच्चों कि इसकी जो हीट है ना, इसकी जो हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर पे जा ही नहीं सकती है। मैंने इसको ऐसा इंसुलेट कर दिया है
इसकी जो हीट है वो बस जो भी हीट रहेगी सब इसके अंदर ही रहेगी, इट कांट मूव आउट, हीट कैन नॉट गो आउट। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, हीट कैन नॉट गो टू एटमॉस्फेयर। सर एडियाबैटिक मटेरियल क्या होता है? डोंट गो इनटू दैट मच जोन। एडियाबैटिक में मतलब क्या हुआ, उससे हीट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो एटमॉस्फेयर को, करेक्ट। सर तो फिर ये वाला मटेरियल जो हाँ बोल इंसुलेटिंग सकते हैं, सिस्टम का बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, एडियाबैटिक है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड, हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। जस्ट लाइक अ थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में देखो पानी ज्यादा देर तक गर्म रहता है ना, दैट्स नॉट अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बट वेरी क्लोज टू आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात सभी बच्चों को? यस नो से समथिंग। यस। ओके, अब सपोज मैंने क्या किया, अब ये जो पानी था दिस वाज लेट्स से एट 20 डिग्री सेल्सियस, दिस वाटर वाज एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब अभी आपको समझ में आ गया आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हीट जो है वो अपने आसपास ही घूमती है, ठीक है। मतलब ये एटमॉस्फेयर को नहीं ट्रांसफर होती है हीट, ठीक है। हीट जो रहेगी इस डब्बे के अंदर ही रहेगी, आइसोलेटेड सिस्टम वाले डब्बे में, ठीक। चलो अब मैंने इसमें क्या किया, एक 90 डिग्री सेल्सियस का एक गरम कोई तो चीज ली, कोई गरम मेटल जिसका टेम्परेचर 90 मेटल डिग्री बॉल। सेल्सियस था, मेटल बॉल ले ली, ठीक है। और उसको मैंने इसमें डाल दिया। तो ये मान लो पानी का वेट था, यहाँ पे मास ऑफ वाटर वाज, कितना लोगे, 2 किलो ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमने इसमें एक किलो की मेटल बॉल ली, 1 kg मेटल बॉल, ठीक है। दिस इज 1 kg मेटल बॉल एट कितने टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम मेटल बॉल, इसको तुमने इसमें छोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पर कि आपका फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा, कोई गेस कर सकता है? सर थोड़े 2 मिनट दे 110। सकते हो क्या सर? हम्म, सर क्या 2 ठीक है। मिनट दे सकते हो? चलो दिया 2 मिनट। तो आपको फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर। ठीक है, बताओ जल्दी से। सर इसका अगर तुम्हें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इस तरह का कोई केस मिल जाए तुम्हें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, बहुत ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। आपको बस mc डेल्टा t ही यूज करना है वहां पर। देखो फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, व्हाट डू यू से, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ। फाइनल टेम्परेचर जो होगा दोनों केसेस में सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा। सेम होगा ना। दोनों वाटर का और इस क्या बोलते हैं मेटल बॉल का फाइनल टेम्परेचर तो सेम हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि हीट कब तक ट्रांसफर होगी, हीट कब तक ट्रांसफर होती है किसी भी बॉडी में, जब तक कि उसका फाइनल टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना टेम्परेचर ये बॉल अब देगा कौन टेम्प, तो ये पहली चीज हमें समझी यहाँ पे कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी मतलब फाइनल टेम्परेचर फॉर वाटर एंड मेटल विल बी सेम, फाइनल टेम्परेचर फॉर वाटर एंड मेटल बॉल विल बी सेम, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से। सर वो हीट रिलीज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड होगा ना? यस यस, हीट कौन दे रहा है बच्चों, हीट यहाँ पे मेटल का बॉल दे रहा है, और मेटल। हीट ले कौन रहा है, पानी हीट ले रहा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया, एक चीज हीट दे रहा है, एक चीज हीट
ले रहा है कि नहीं है? डोंट यू थिंक इट इज लाइक दिस ओनली? यस बच्चों जल्दी से बताओ ना, एक हीट दे रहा है और एक हीट ले रहा है, ठीक है? तो हाँ सर। तो बॉल जो है हमारा, बॉल इज गिविंग हीट, ball is giving heat and water is, एक्सेप्टिंग दैट और yes, absorb. water is accepting this much amount of, क्योंकि इधर बॉल का ज्यादा टेम्परेचर वाटर से ना, इसलिए. yes, तो बॉल जो है हीट को दे रहा है और वाटर क्या कर रहा है, हीट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं है बच्चों? है, हाँ सर। करेक्ट? ओके, बस आपको अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आपका काम बन जाएगा। बस एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी किसी चीज से हीट जाती है तो हम वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्यों नेगेटिव साइन लगा देते हैं मालूम है? सपोज मैंने क्योंकि बोला हीट कम होती है ना उसके, इसलिए। हीट कम होती है या टेम्परेचर बेसिकली कम होता है। अगर कोई चीज अपनी हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो देखो ऑब्वियस सी बात है ना, पहले अगर मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे तो होगा ना। मतलब ये फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर की अपेक्षा कम हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, करेक्ट? when you will put this formula Q is equal to mc डेल्टा t, तो mc डेल्टा t का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल की जगह जब तुम 30 रखोगे, इनिशियल की जगह -50 रखोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू -20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर. तो इसीलिए इस पूरे टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। हीट गिवन इज ऑलवेज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? ये बात ध्यान रखना हमेशा। समझ में आ गई बात? हीट गिवन इज ऑलवेज, बच्चों क्या होती है हीट गिवन, जल्दी बताओ? नेगेटिव। सब बच्चे बोलो हीट गिवन इज ऑलवेज नेगेटिव। जोर से बोलो, हीट गिवन नेगेटिव और हीट एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव. पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर. तो बस अब तुम्हारा काम बन गया। अब तुम्हें पता चल गया कि हीट दे कौन रहा है, हीट दे रही है ये बॉल, और हीट ले कौन रहा है, हीट ले रहा है ये पानी, ठीक है? चलिए मैं इस डायग्राम को नीचे फिर से बना देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई। तो अब नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है, 2 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है, 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर को हम मान लेंगे T है, हमें यही निकालना है फाइनल टेम्परेचर। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 1 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की कितना है, 900 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ओके, फाइनल टेम्परेचर एल्यूमिनियम का भी T हो जाएगा। देखो दिस T एंड दिस T आर सेम, this T and this T are same, ठीक है? ओके, और एल्यूमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों? ओके, तो बस अब हीट गिवन, हीट, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है ना, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, हीट गिवन, दिस इज हीट गिवन। और मैंने आपको बताया हीट गिवन हमेशा नेगेटिव होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज रिमेंबर, हीट गिवन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज, ये अगर तुम स्टेप, अगर तुम ये नहीं लगाओगे तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है? देखो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हो गया सर, इधर फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर क्यों लिखा है, मतलब इधर दोनों केसेस में? तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ही होगा ना,
हाँ ये से तो दोनों के जो मेटल हाँ बॉल वाटर में चला calculate जाएगा ना सर, मिक्सचर हो जाएगा। यस, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा इसलिए। अच्छा टी मतलब एक दोनों का मिलके वो एकदम फाइनल टी है ना। हाँ, दोनों को फाइनल हाँ तो एवरेज मत लिख देना, कुछ कुछ बच्चे लिख देना 90 + 20 55 ऐसे ये सब मत कर देना, ठीक है। प्रॉपरली हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब m कितना हुआ, ये कितना है, m c डेल्टा t, m c डेल्टा t, m w c w डेल्टा t ऑफ वाटर, और यहाँ पे m एल्यूमिनियम, c एल्यूमिनियम, और डेल्टा t फॉर चेंज इन टेम्परेचर फॉर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है 2, c कितना है 4200, ठीक है, और ये कितना है t-20, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? सर उसका माइनस नहीं दिया ना। यहाँ पे माइनस कर दो इसको। ये किसके बराबर हो जाना है, ये समझ में आया ना सब बच्चों को? यस सर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 इंटू एल्यूमिनियम का 900 इंटू t-90। अभी माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे तो 90 - t हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी से अभी मुझे सॉल्व करके बताओ कितने का, ये 0 0 ये गया। सर वो माइनस पूरे इसको लगेगा ना, मतलब माइनस हाँ जो भी है, जल्दी से मुझे t की वैल्यू बताओ अभी, यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, जल्दी से मुझे t की वैल्यू बताओ। सॉल्व कर लेना, 26.77 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़े अभी। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, करेक्ट। तो एक तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा आपको पूछ सकता है कि सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 ग्राम का वाटर है, ठीक है, 10 grams ऑफ वाटर इज देयर विच इज एट मान लो 5 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मुझे गर्म करना है टिल 95 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, तो कितनी हीट लगेगी इसको गर्म करने में? जल्दी से अभी ये बताओ क्वेश्चन। इस 10 ग्राम के वाटर को विच वाज इनिशियली एट 5 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू टेक इट टू 95 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरीज। कैलोरीज में आपका आंसर दो। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? सर ये वाटर है। हाँ सर, आ गया। वाटर इज, ठीक है। जल्दी से बताओ, फिर हम लोग फिर लेटेंट हीट देखेंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपको आंसर कैलोरीज में देना है, गिव एन आंसर इन कैलोरीज। सर वो मैंने ना 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया था एक्चुअली। तो Q अगेन इज इक्वल टू mc डेल्टा t, करेक्ट। मास सर कितना है? ऊपर T इज इक्वल टू क्या था आंसर, टेम्परेचर अपना ऊपर वाले कहाँ पे? क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का 26.77। 26.77। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, 26.77 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो C जो था अपना कितना था, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। इसकी बच्चों यूनिट आप बहुत ध्यान से समझना, ये कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं 1000 कैलोरीज पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ग्राम को अगर तुम केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। और बस अभी मास तुम्हें दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, पुट कर दो। सी की वैल्यू हम ये पुट कर दे, तो मैं इसको एक्चुअली एक काम करता हूँ, यूनिट के साथ पुट करता हूँ, 10 ग्राम्स, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कैलोरीज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और डेल्टा टी कितना हो गया, 95 - 5 कितना हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, से यस नो यस समथिंग। सर। हाँ सर, हाँ सर। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे, हाँ सर 900 मैंने एक्चुअली ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया था। 900 कैलोरीज, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे एक दो मिनट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकता है, सिंपल सा।
अब चलो देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। सर 1 मिनट ऊपर सर एक बार हीट का लेटेंट हीट क्या होता है? देखो बच्चों, अभी तक जब हम, आपको अगर याद होगा, कल मैंने बताया था जब भी आप टेम्परेचर का स्केल बनाते हो तो आप उसको, उसमें 2 पॉइंट मार्क करते हो, मेल्टिंग पॉइंट एक होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने ऊपर देखा भी इनकी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, फेज चेंज होता है, करेक्ट। दैट मीन्स कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में बन रही होगी, सॉलिड से लिक्विड, या फिर लिक्विड से गैस में आ रही होगी, फेज चेंजेस, करेक्ट, यस नो, करेक्ट नो? सर लिक्विड से गैस सर तो बॉइलिंग रहता है ना? क्या? हाँ सर तो मेल्टिंग बराबर है ना, मतलब? ये मेल्टिंग हो गया, ये बॉइलिंग हो गया, बराबर हाँ है, हाँ सर। ठीक। तो फेज चेंज जब भी होता है तो टेम्परेचर का राइज हमें देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट। तो उसमें कितनी हीट लगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी यहाँ पर भी इसको हम उसी लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर मान लो मैंने कितनी छोटी आइस ली और इतनी बड़ी आइस ली, ऑब्वियस सी बात है ना, इसको मेल्ट होने में ज्यादा हीट लगेगी, यस और नो? हाँ सर। और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में, दिस लेटेंट हीट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो Q यहाँ पर हम देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा Q, ठीक है, करेक्ट। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर ये जो L आया तुम्हारा, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? हाँ सर आ गया। एल की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट कितनी होगी एल की? व्हाट विल बी एसआई यूनिट फॉर एल? जूल पर केजी। यस, देखो इसका हीट का यूनिट क्या है, जूल्स, एम का यूनिट क्या है, केजी, तो kg। एल की यूनिट क्या होगी, जूल्स पर केजी। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर एल। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस नो, से समथिंग, कुछ बोलिए। Yes, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। सर L2T-2 इसका डायमेंशन होगा। जो भी है डायमेंशन पे तब, ठीक है। यहाँ पे इसको कैलोरीज पर सर ग्राम। पर यहाँ पे हम लैटेंट हीट निकालेंगे कैसे? हाँ, तो अब देखो लेटेंट हीट मैंने बोला 2 प्रकार की होती है, एक फ्यूजन और एक वेपराइजेशन। आप इसको ऐसे लिख लो, LF और LV। तो ये फ्यूजन वाली कब लगेगी, जब सॉलिड से लिक्विड में जा रही होगी चीज, और वेपराइजेशन वाली जब लिक्विड से वेपर में जा रही होगी चीज तुम्हारी, करेक्ट। सॉलिड से लिक्विड में जब जा रहा होगा तो ये फ्यूजन, और वेपराइजेशन वाला कब, लिक्विड से वेपर की तरफ, ठीक है ना, सिंपल है, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक, आप लोग लिख लो इसको, तब तक मैं यहाँ पे एक कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, तो आप उसको देखोगे तो और आपको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यू आर सीइंग वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये केल्विन में, ये टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में, 273 केल्विन, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस ना, करेक्ट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 333 किलो, ये किलो जूल्स पर केजी है, ठीक है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 केल्विन, विच इज अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, LB, दिस इज 2256 किलो जूल्स पर केजी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम, कोई बताएगा बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, 333 किलो जूल्स पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब इतनी एनर्जी देने पर उसके पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? सर सर 1 1 kg। 1 1 kg, 1 kg kg, यूनिट yes, यूनिट मास। yes, yes, 1 kg का, तो दैट मीन्स जब तुम 1 kg की, ये क्या हुआ यार,
सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ ऑब्वियसली दिस विल बी एट दिस टेम्परेचर, दीज आर ऑल कांस्टेंट टेम्परेचर्स ना, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना अभी 273, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो जब तुम 1 kg आइस लोगे, ठीक है, और उसको तुम 333 किलो जूल्स की, 333 into 10⁻³ जूल्स, किलो जूल्स मतलब 333 into 10⁻³ जूल्स, इतनी हीट दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड पूरा का फेज में। पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg आइस को इतनी हीट की जरूरत होती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर तुम्हारे पास 1 किलो का वाटर का फेज है विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 2256 हाँ, किलो और जूल यहाँ पे एनर्जी। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, दिस विल टेक प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली, ठीक है। तो वाटर विच इज एट लिक्विड फेज, करेक्ट, इसको तुम्हें वेपर फेज में करना है, तो उसके लिए तो पहले तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। और कितना हीट लेगा ये, 2256 into 10⁻³ जूल्स, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया सर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमें डालना पड़ेगा वो भी चेंज होगा ना सर? हाँ, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, प्रेशर के साथ क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है ना, अभी अभी हम, डिक्रीज हो जाता है। हाँ सर। यस, तो ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। तो मेल्टिंग, तो जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उस प्रेशर पे ये उस टेम्परेचर पर ये काम करेगा। यहाँ पर बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट लेता है, तो जब वो मेल्ट कर रहा होता है, यहाँ पे वैसे टेम्परेचर का कुछ यूज ही नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ यूज नहीं है। अब हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज होकर -1 -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तुमने प्रेशर इंक्रीज किया, तो देन दिस फिनोमेना ऑफ चेंजिंग आइस टू लिक्विड विल टेक प्लेस एट -2 डिग्री सेल्सियस, बस इतना सिंपल है, ठीक है। चलो, सर क्योंकि टेम्परेचर का इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर प्रेशर का भी कुछ हाँ, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस यस यस, प्रेशर का इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना पड़ेगा कि ओनली अभी आइस जो है वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, तो अगर तुमने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो फिर आइस जो है वो फिर हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे अपना फेस चेंज करे, -2 डिग्री सेल्सियस पे अपना फेस चेंज करे, इट विल हैपन लाइक दैट, व्हाटएवर इज द मेल्टिंग पॉइंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? यस नो बोलिए जल्दी से। फिर यस तब सर। सर उसे जो हीट लगेगी वो भी कम लगेगी ना, मेल्ट होने के लिए, मतलब लिक्विड में। कहाँ पे हीट लगेगी, कम लगेगी? नहीं, जब अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया आइस 1 kg आइस पर, तो उसको जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कम लगेगी ना। हीट तो इतनी लगने वाली है, उतनी लगेगी कि सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज यस -1 if टेम्परेचर इज pressure is applied। ऑल्सो, पर आपको आई डोंट थिंक सो ऐसा वो घुमाएगा, कितना घुमाएगा पता नहीं, मैं घुमा भी सकता है वैसे तो। इतना नहीं होगा सर, क्योंकि कितना याद रखेंगे उनको, डीप में होगा ये ज्यादा। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों कि हाँ, सर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन, यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का कितना है, 333,000 जूल्स पर केजी। केजी सर वो किलो जूल्स में दिया है ना ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा ऐसे लिख लिया ना, इसको कैलोरीज पर ग्राम में बताओ, ठीक है, ये यूनिट एक्चुअली ज्यादा यूज होती है। और इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बस इसके लिए, ज्यादा नहीं, 2256 जल्दी से बताओ ये। देखो 333 जूल्स को तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है, कैलोरीज में, करेक्ट। सो 1 जूल्स इज एक्चुअली 1/4.2 कैलोरीज ना, तो 1/4.2 केजी को किसमें कन्वर्ट करना है, 1000 ग्राम्स में ना, केजी इज 1000 ग्राम्स ना, यस और नो?
तो ये और ये कैंसिल आउट, तो 333 डिवाइडेड बाय 4.2, तो ऑलमोस्ट this comes 79.28 कैलोरीज पर ग्राम, ऑलमोस्ट इसको 80 के आसपास आप अज्यूम कर सकते हो। और ये जो है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 540 के आसपास इसको आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो 537 पॉइंट आता है। 4.18 ले लोगे तो ये 539 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट, दीज आर सम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, 80 एंड 540, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद रखो, ठीक है। तो 333 और 2256, 80 एंड 540, ये वैल्यूज बच्चों याद रखो, हाँ ठीक है ना, हाँ याद सर। रहेगी। चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ। सर वो लैटेंट वेपराइजेशन का 540 था ना? 540, जल्दी से वैल्यूज लिख लो, अभी मैं वैल्यूज नहीं दूंगा ये वाली आपको। प्लीज मेक श्योर यू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का, उसके बाद फिर हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस पे पे 100 ग्राम्स आइस को 10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज हाउ मच इन कैलोरीज, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आप ले लो 0.5 ग्राम। ये रुको मैं आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ आइस का कितना होता है। एक सेकंड, जस्ट चेक इट इन माय बुक। 0.5 ही होता है, हाँ ये 0.5 ही होता है, करेक्ट। तो फिर सर 1000 कैलोरीज होगा। 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो हाँ बताओ सर 1000 ही आ रहा है मेरा। कितना 1000 आ रहा है? हाँ सर 1000 कैलोरीज ही होगा सर। पक्का? हाँ सर, आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए। अच्छा हाँ सर लॉक। सर वो क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में ही दी है ना। हम्म। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, मुझे लगता है थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। चलो देखो, तो चेंज इन टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं चेंज इन टेम्परेचर हाँ सर नहीं लेना है। देखो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दो तो आप लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हो। सर वो लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का लगाना पड़ेगा ना, मतलब हाँ वेरी गुड, -10 किसने से बोला? 0। मुझे आपने बोला, वेरी गुड स्टूडेंट। यस सर। पहले तो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके हाँ जाओ, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस में इसका फेस चेंज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका फेस चेंज होगा। फिर यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 3 स्टेप में आपको इसकी हीट निकालनी है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कौन सी लगेगी? स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे कौन सी लगेगी? लेटेंट हीट। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। 3 स्पेसिफिक हीट आपको अलग अलग निकालनी है और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लेते Q1, Q2 और Q3। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? अगेन MC डेल्टा T होगा, MC डेल्टा T की नहीं? MC डेल्टा T। मास कितना है? 100 ग्राम्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ग्राम बस वैसे टर्म्स में। C कितना है? 0.5 इंटू 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है 10 डिग्री सेल्सियस ना, 0 से 9500 जूल्स आंसर है क्या? एक सेकंड बता रहा हूँ। तो ये हो गया 500
कैलोरीज। सर वहाँ पे -10 डालना था ना। नहीं तो बट डेल्टा टी निकालो ना, डेल्टा टी 0 माइनस ऑफ -10 कितना हुआ यहाँ पर, देखो डेल्टा टी बराबर बराबर। 0 माइनस ऑफ -10, ठीक है। ओके, अब हम निकालते हैं Q2। Q2 कितना होता है, अभी हमने देखा M इंटू एल, मास कितना है 100 और 100 ग्राम्स, और L अभी आपने निकाला है, L कितना था 80। कैलोरीज पर ग्राम ना, सर तो ये 8000 ग्राम हो ग्राम, जाएगा। हाँ ये हो जाएगा 8000 कैलोरीज ना। और इसी तरह यहाँ पे 0 से 10 के बीच में Q3 कितना हो गया, MC डेल्टा टी, तो ये मास हो गया 100 ग्राम C1 हो जाएगा। या 1 ग्राम पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सर Q3 तो 1000 कैलोरीज। डिग्री सेल्सियस एक सेकंड, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ये ऊपर कैलोरी होगा नीचे ग्राम होगा, ये ग्राम है, ये कैलोरी है, ये ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, बच गया कैलोरी, ये हो गया 1000, ठीक है। तो 1000 8000 प्लस 500 कितना हुआ टोटल हीट, 9500। या बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई, कैसे सॉल्व करने कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस? सब बच्चों को सर समझ ये में वाला आई? ट्रिकी था। हाँ ठीक है सर ना? आ गया समझ। ठीक है, तो ध्यान ध्यान देना, जब भी फेज चेंज होता है तो कौन सी हीट लगती है, लेटेंट हीट। जब भी फेज चेंज, क्या बोलते हैं, जब भी ये तुम्हारी जब भी तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, मतलब -10 से 10 जा रहे होगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगाना है। टेम्परेचर चेंज स्पेसिफिक हीट, फेज चेंज लेटेंट हीट, ध्यान रखो, ठीक है। ध्यान रखो, टेम्परेचर चेंज में कौन से लगाओगे, कौन सी हीट लगाओगे, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और फेज चेंज में कौन से लगाओगे, लेटेंट हीट, ठीक है, ठीक है। याद रहेगा भी इतना कि नहीं रहेगा? रहेगा। ओके, तो आई थिंक अभी इसमें और कुछ ऐसा बचा नहीं है। अब जैसे हाँ, इसमें कभी कभी कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, अभी मुझे इसका रीजन बताओ। कभी कभी आपने देखा है कि जब ये होता है आपका बर्फ गिरती है ना, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, ऊपर से सर बर्फ, एवेलेंच। हाँ एवेलेंच क्या? एवलेज, ये बर्फ, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है, जब बारिश आती है तो उसके साथ आपको बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं, यू नो, हैव यू हाँ सीन? सर हेल स्टॉर्म। हाँ हेल स्टॉर्म, यस हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म जब भी आता है तो उसके बाद टेम्परेचर विल इंक्रीज और टेम्परेचर विल डिक्रीज, बताओ। हेल स्टॉर्म के नेक्स्ट डे टेम्परेचर विल इंक्रीज और टेम्परेचर विल डिक्रीज। सर शायद इंक्रीज होगा। यस सर, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, यस, नेक्स्ट डे तो सर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट डे इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, या मतलब कुछ घंटों में इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज होगा, जब वो मेल्ट हो गए पूरे कंप्लीटली। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हेल स्टॉर्म मेल्ट होने के लिए हीट कहाँ से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है बताओ, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से ले रहा है। सर तो पर मॉइस्चर बढ़ेगा ना। अरे मॉइस्चर मत 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 सोचो, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पूछा है ना, तो ओके मॉइस्चर सर। कहाँ से आ गए यहाँ पे, ठीक है। सर लेकिन वहां पे मतलब ये एक मतलब कोल्ड रीजन है ना वो, और सराउंडिंग में हॉट होगा, तो वो कोल्ड जो भी मतलब रहने दो, सी पॉइंट इज आपके साइकिल है ना। सराउंडिंग्स में बहुत सारी आइस पड़ी हुई है, ठीक है, और आइस को मेल्ट होने में भी अच्छी खासी हीट एनर्जी लगती है। तो अब अगर उतनी इतनी सारी आइस को मेल्ट कराना है तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट कहाँ से ले रहा होगा, आपके सराउंडिंग से ले रहा होगा। तो उसको मेल्ट कराने के लिए व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल गो डाउन ना। अगर वो हीट सराउंडिंग से ले रहा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो
वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ठीक है ना। और अगर सिर्फ Correct. मतलब अपनी नॉर्मल रेन होगी तो अगले दिन टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना? हाँ नॉर्मल रेन नहीं एक्चुअली सर, फिर भी डिक्रीज ही होता है क्योंकि डिक्रीज है, वाटर इसीलिए का की भी स्पेसिफिक रेन हीट कैपेसिटी। क्योंकि अभी पानी क्या कर रहा है, पानी भी सराउंडिंग से टेम्परेचर हीट लेके अगर वो उड़ रहा है तो फिर इन दैट सेंस यू कैन से स्टिल इन दैट केस आल्सो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। बट लेकिन क्या होता है जनरली रेन के बाद सनलाइट आ जाती है ना, तो देन दैट चेंजेस द होल थिंग ओवर देयर। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हीट को। या मतलब ठीक है, वहां पे भी इतना कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हेल स्टॉर्म के बाद ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक विद दिस सर वी आंसर यही था ना कि मतलब ड्यूरिंग हेलस्टॉर्म, आफ्टर हेलस्टॉर्म द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द सराउंडिंग द नेक्स्ट डे। यस यस यस, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज, एक हीट कैपेसिटी करके एक चीज होता है। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल्स पर क्या होता है, किसको मालूम है? जूल्स पर केल्विन। वहां पे मास नहीं लेते हैं, ठीक है। सर हीट वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऐसा कुछ नहीं, वो हमने जिसको डिफाइन किया हुआ है। सी दीज आर सम सर क्योंकि डेफिनेशन। लेटेंट हीट कैसे होता है ना कि फेस चेंज के हाँ फेस जब चेंज होता है यहाँ तब पे वो वो हीट इट इज नॉट लेता है। डिपेंडेंट ऑन मास, इट इज नॉट, जैसे अभी सपोज ओके टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं आपसे जब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सेकंड इसको 100% कर लेते हैं। या अच्छा अभी मुझे बताओ, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? क्या ये मास, टेम्परेचर और हीट एनर्जी इस पे डिपेंड करेगा? सर वो मास पे तो डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल। और टेम्परेचर हीट एनर्जी पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे करता है, मतलब हीट का एग्जैक्टली नहीं पता। ओके ओके, बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलो ठीक है, फॉरगेट अबाउट टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले तो बताओ मास पे डिपेंड करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं करेगा, बट नहीं फॉर्मूला करेगा सर। फॉर्मूले में नहीं आता C इज इक्वल टू, सर आता है पर नहीं करता सर। नहीं करेगा। यस, बाकी बच्चे उनको क्या लग रहा है? सर क्योंकि अगर हमने कॉपर का छोटा ब्लॉक लिया या बड़ा ब्लॉक लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वही रहेगी। यस वेरी गुड। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है ना, और एनीथिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो, लेटेंट हीट ले लो, ठीक है, ये सब चीजें तुम्हारी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, it is not dependent on heat energy, it is not dependent on change in temperature। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों आपको? ये इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कितना भी मास में कितना भी टेम्परेचर चेंज होने दो, हम सी को तो कांस्टेंट पकड़ के ही चलते हैं ना, है कि नहीं है? यस नो समथिंग? यस सर। बाकी बच्चे सर अगर मास हाँ, उसका सर। बढ़ेगा तो हीट कंटेंट कम होगा उसका। यस ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो मास बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी भी इंक्रीज होगा, अब मास डिक्रीज होगा तो कंटेंट ऑफ हीट जो है वो भी डिक्रीज होगा। दैट इज करेक्ट लॉजिक, ठीक है। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ऑब्वियसली जब तुम आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में तो पढ़ोगे कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। बट पॉइंट इज ये मास पे तो डेफिनेटली चेंज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ तीनों में पे भी कि नहीं करता ना वो डिपेंड, इसमें? तीनों पे भी नहीं करता ना। हाँ तीनों पे भी नहीं करता। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपके लेवल पे तीनों पे भी वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सेम थिंग फॉर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इज आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और क्यू, एनर्जी कितना अप्लाई, कितना दे रहे हो आप। ज्यादा ऐसा नहीं, ज्यादा हीट दे दी तुमने तो उसका लेटेंट हीट चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो नाउ एक और हमने यूनिट डिफाइन, एक और फिजिकल क्वांटिटी उसको हमने डिफाइन किया है, व्हिच इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ओनली हीट कैपेसिटी बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं। तो अगर मैंने एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करी जो कि है जूल्स पर केल्विन, मतलब यहाँ पे जूल्स पर चेंज इन, दिस इज
या जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, ये जो है चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या केल्विन ना? ये क्वांटिटी मास पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हाँ सर, ये करेगा सर। ये करेगा ऑब्वियसली ना, ये ज्यादा मास लिया तो हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये हम ये नहीं बोल सकते कि जो हीट कैपेसिटी के वाटर का है वो कांस्टेंट हो जाएगा अभी। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हीट कैपेसिटी वाटर का, मतलब वो सब्सटेंस वो कितने हीट ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज हीट कैपेसिटी ना। यस यस कितना वो ऑब्जर्व कर सकता है। यस। हाँ यस। समझ में? देखो स्पेसिफिक नहीं सर इसका और एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, गिवन मास कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है टू गेट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मास स्पेसिफिक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज अगर मैं यहाँ पे मैंने एक सैंपल सर मास अगर बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी क्या? हाँ ठीक है। क्या सर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो यस यस, अगर आप मास को बढ़ाओगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी बढ़ेगा, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गई बात कि नहीं? सर हीट कैपेसिटी विल इंक्रीज ना? हीट कैपेसिटी विल इंक्रीज, हाँ। करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया सर। सर अभी ये लेसन खत्म हो गया क्या? यस। तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, ठीक है। खत्म तो कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इसको। तो समझो, पढ़ो, इसमें कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके कुछ, ठीक है। ठीक है बच्चों? यस सर। आई एम सॉरी।